वो सुसुकियों में डूबी हुई थी। आंसू इसके चेहरे पर लकीरें बना रहे थे और बिखरा हुआ हुलिया इसके अंदर के तूफान की गवाही दे रहा था। कपकपाती आवाज में वो बोली कि इसने पहले ही मना किया था, बार बार कहा था कि ये रिश्ता मत बांधे, फिर भी इसकी एक ना सुनी गई। आखिर किस जिद में इसे इस फैसले के लिए मजबूर किया गया। रमेश खामोशी से इसे देख रहा था, जैसे इसके आंसुओं के पीछे छुपी उलझन को समझने की कोशिश कर रहा हो। वो आगे बढ़ा, नरमी से इसका चेहरा थामना चाहा, मगर इसने झटके से खुद को आज़ाद कर लिया, जैसे किसी लम्स से भी खौफ खाने लगी हो। तलखी से बोली कि आजकल के मर्दों को आखिर हो क्या गया है। एक मर्द से शादी करके ना जाने खुद को क्या साबित करना चाहते हैं। इसने फिर दोहरा कर कहा कि वो लड़की नहीं, वो हमेशा से खुद को लड़का ही समझती आई है। फिर इस बात के बावजूद इससे शादी क्यों की गई। इसकी बात सुनकर रमेश के लहजे में सख्ती दर आई, चेहरे पर संजीदगी छा गई। इसने सवाल किया कि वो खुद को लड़का क्यों समझते हैं। ये माना कि कुछ लड़कियां अपने अंदाज और मिजाज में लड़कों जैसी हो सकती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हकीकत ही से इनकार कर दिया जाए। इस लम्हे इसने भारी घूंघट एक तरफ उछाला और आईने के सामने जा खड़ी हुई, जैसे खुद को ही गवाह बनाना चाहती हो। गर्दन तक आते छोटे बालों को उंगलियां में पकड़कर इसने बेबसी और जिद के मिले जुले लहजे में कहा कि क्या ये सब नजर नहीं आता। इसके बोलने का अंदाज, इसका चलना फिरना, इसकी हरकत और संकात, सब कुछ तो लड़कों जैसा है। वो खुद को आईने में देखते हुए भी यही महसूस करती थी कि इसके वजूद और इसकी पहचान के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसे कोई मानने को तैयार नहीं। वो लरसती हुई बोली कि इसकी निष्ठ व बर्खास्त हमेशा लड़कों के साथ रही है, फिर ये रिश्ता इस पर जबरदस्ती क्यों थोपा गया। इसके सवाल में एहतजाज भी था और बेबसी भी। रमेश ने आगे बढ़कर इसका बाजू थामा, लहजे में सख्ती थी मगर दावा यकीन का। इसने कहा कि चाहे वो जितने एतराफ़ कर ले, इसकी नज़र में वो एक लड़की ही है, और क्या वो इसे नादान समझती है कि हकीकत ना पहचान सके। इसने ये भी जताया कि वह हुदूद जानने वाला इंसान है। इसके जज्बात महज किसी लड़की के वजूद से ही बेदार होते हैं, किसी तसव्वुर या जिद से नहीं। फिर इसने आईने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो खुद को देखे। इसके अंदर एक ऐसी नज़ाकत है जो उम्र से आगे की लगती है, ऐसी लुताफत जो किसी बहस की मोहताज नहीं। ये सुनकर इसके चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली फैल गई। इसने घबराकर खुद को समेटा, जैसे निगाहों से भी ओझल होना चाहती हो, और बेतरतीब आवाज़ में बस इतना कहा कि इसे इस तरह मत देखा जाए। रमेश ने जवाब में सवाल किया कि क्यों ना देखे, मगर इसके लिए ये लम्हा खौफ का था। इसने कहा कि इसे यूं देखे जाने से दिल घबरा जाता है, अंदर कुछ टूट सा जाता है। रमेश ने बात को अपनी मुंतहिक में समेटते हुए कहा कि यह कैफियत इसलिए है कि वो लड़की है, लड़का नहीं, और वह सच को मानने पर मजबूर करेगा। इसकी आवाज़ में फैसलापन था जिसने फिजा को भारी कर दिया। इसके कदम पीछे हटने लगे, निगाहें झुक गई। वो बस इतना चाहती थी कि इस फासले को बरकरार रखा जाए, कि बातें अल्फाज तक रहें, मगर लम्हा इसके ख्वाबों से निकलता महसूस हुआ। इसने आखिरी बार लरसती आवाज़ में इल्तिजा की कि इसकी बात सुनी जाए, इसे थोड़ी मोहलत दी जाए, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सा खौफ जिंदा था और वो खुद को इस दबाव के लिए तैयार नहीं पाती थी। वो कामती आवाज़ में बार बार मिन्नत करती रही कि इसके करीब ना आए, ये सब गुनाह है और इसका बोझ बहुत भारी होगा। इसके लफ्ज़ों में खौफ भी था और एक उलझी हुई पहचान का दर्द भी। वो मुसलसल यही दोहराती रही कि वो लड़की नहीं, फिर एक ऐसे रिश्ते की बात कैसे हो सकती है। मगर रमेश ने इसकी बातों को महज वहम समझकर नज़रअंदाज किया और फासले को मज़ीद कम करता चला गया। लम्हा ब लम्हा इसके लिए फिजा घुटती जा रही थी, जैसे इसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर लौट आती हो। जब दबाव हद से बढ़ा तो इसने आखिरी बार खुद को समेट कर कहा कि वो जो बाकी लड़कियों में होता है वो इसमें कभी नहीं आया, इसलिए वो खुद को लड़का समझती है। रमेश एक पल को ठटका, सवालिया निगाहों से इसे देखा, मगर इस उलझन ने भी इसकी जिद को नहीं तोड़ा। इसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि किसी के जिस्मानी तजुर्बात ही इसकी पहचान तय करते हैं। वो बेबसी से हाथ जोड़ती रही, रिहाई की इल्तिजा करती रही, मगर इस लम्हे में इसकी बात सुनने वाला कोई न था।
अचानक इस पर यह एहसास टूट पड़ा कि सब कुछ इसके इख्तियार से निकल चुका है। इसे यूं लगा जैसे इसकी जिंदगी एक ही लम्हे में बिखर गई हो, जैसे इसने ना सिर्फ खुद को बल्कि सामने वाले की दुनिया को भी किसी अनदेखे अंजाम की तरफ ढकेल दिया हो। इसी कश्मकश के बीच एक हकीकत ने इसे झंझोड़ कर रख दिया। इसके वजूद ने वो अलामत दिखा दी जिसे वो बरसों से नामुमकिन समझती आई थी। इस संशकाफ के साथ ही इसकी चीख फिजा में गूंज उठी, चीख जो खौफ, सदमे और सच के बोझ से जन्मी थी। गले में शोरों कोगा अपने उरूज पर था। कोई खैखखे लगा रहा था तो कोई हुक्म चला रहा था कि अब बैटिंग इसकी है और बॉलिंग सामने वाले की। 12-13 बरस के लड़के इधर उधर फैले फील्डिंग संभाले खड़े थे और बीच में क्रिकेट का यह गैर रस्मी मेला सा लगा हुआ था। इन्हीं लड़कों के दरमियान वो भी बॉल थामे आगे बढ़ी, लड़कों जैसे हुलिया में पूरे एतमाद के साथ, जैसे ये गली इसकी अपनी सल्तनत हो। इसके कदमों में लड़खड़ाहट नहीं थी, अंदाज में कोई हिचकिचाहट नहीं। वो खुद को इसी दुनिया का हिस्सा समझती थी। इसी आसना में गली से गुजरता एक आवारा मिजाज मोटरसाइकिल सवार रुक गया। इसकी नज़रें हद से ज़्यादा ठहर गई। इससे पहले कि वो अपनी बेबागी बढ़ाता, इसने झट से बॉल उठाया और पूरी ताकत से इसकी सम्मत उछाल दिया। कड़कदार आवाज़ में इसने टोका कि यूँ आंखें फाड़ कर घूरने की ज़रूरत नहीं। अगर कहीं देखना है तो अपने घर वालों को जाकर देखें, इसे नहीं। इस गैर मुतखा जवाब पर वह शख्स घबरा गया। ऐसी दो टोक बात की इसे उम्मीद न थी। हड़बड़ाकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और लम्हों में वहां से रफू चक्कर हो गया। ये मंजर देखकर बिलाल हंस पड़ा, मासूम खुशी के साथ दाद दी कि आज तो वाकई इसकी हवा निकल गई। इसने कैब जरा दुरुस्त की, च्युइंगम चबाते हुए बिलाल की तरफ देखा और एक बार फिर साफ लफ्जों में कहा कि इसे बार बार आप ही ना कहा करें। वो खुद को लड़की नहीं लड़का समझती है। इस जुमले के साथ ही इसने बला मजबूती से पकड़ा, जैसे अपनी पहचान भी इसी तरह हाथ में थाम ली हो, और खेल दोबारा शुरू हो गया। बिलाल ने यह सुनकर बेसाख्ता सर पर हाथ मारा और हंसते हुए बोला कि अगर नरमिन आप ही नहीं कहूँगा तो फिर क्या नज़ीर भैया कहकर पुकारूं? नाम तो नरमिन ही है ना, इसलिए वो नरमिन आप ही कहता रहेगा। इसकी मासूम मजाक के बावजूद नरमिन के अंदर एक जिद्दी यकीन जुड़ा हुआ था। वो खुद को इब्तिदा ही से लड़का मानती आई थी। खेल के शोर में वो इसी एहसास के साथ मगन थी कि अचानक गली के कोने से मुड़ती हुई एक गाड़ी नजर आ गई। नजर पड़ते ही इसके हाथ से बाल छूट गया, दिल जैसे धड़कना भूल गया। ये इसके चिच्चा की गाड़ी थी। वो लम्हा भर भी ना रुकी, बला वही छोड़कर तेजी से घर की तरफ लपकी, क्योंकि इनसे मालूम था कि अगर इस बार भी चिच्चा ने इसे लड़कों के साथ गली में खेलते देख लिया तो बात महज डांट तक महदूद नहीं रहेगी। भागते हुए जब वो लॉन में पहुंची तो गली की कीचड़ा और पानी इसके कदमों के साथ अंदर तक चले आई। इस लम्हे रुखसाना की नज़र फर्श पर पड़ी और गुस्से की लहर इसके चेहरे पर फैल गई। ठीके लहजे में वो बोली कि ये क्या क़यामत ढा दी है, पूरा घर गंदा कर डाला है। क्या बाहर कोई जुलूस था जो यूं दौड़ी चली आई? नरमिन की आंखें भर आई। वो वही ठटक कर रुक गई और पलटकर चच्ची की तरफ देखा, मगर अगले ही लम्हे एक तेज थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा। सर चकरा गया, कानों में सीटी सी बजने लगी। रुखसाना ने हुक्म जताते हुए कहा कि फौरन सफाई करें और साथ ही इल्ज़ाम भी दाग दिया कि बाहर किसके साथ आंखें लड़ा रही थी। हालांकि इसे घर से निकलने से मना किया गया था। सर झुकाए एक लफ्ज़ कहे बगैर नरमिन ने सारी डांट अपने ऊपर ले ली। फिर इसने पोछा उठाया और खामोशी से फ्रेश से साफ करने लगी, जैसे इसके दिल की दरारें भी इसी पानी में घुलकर बह रही हो। इतनी देर में वो खुद को किसी हद तक संभाल चुकी थी। इसका हुलिया पूरी तरह वैसा ही था जैसा वो चाहती थी। बाल बिल्कुल लड़कों के अंदाज में छोटे, जो बड़ी मुश्किल से कटवाकर अब गर्दन तक आ ही पाए थे। दरवाज़ा खुला और इफ्तिखार साहब अंदर दाखिल हुए। नज़र पड़ते ही इसके छोटे बाल और बदला हुआ अंदाज इन्हें अंदर तक खटक गया। दिल में एक अनजानी सी कोफत उठी। 3 बरस गुजर चुके थे, मगर वो अब तक ये राज न समझ सके थे कि आखिर इस लड़की की जिंदगी में ऐसा क्या टूटा था कि इसने खुद को लड़का मान लेना ही अपनी शनाख्त बना लिया था। लंबे घने बाल जो कभी इसकी पहचान थे, वो भी इसने बेरहमी से कटवा दिए थे, जैसे माजी से कोई रिश्ता ही तोड़ दिया हो। इफ्तिखार साहब के दिल में यही ख्याल बार बार पलटता रहा कि शायद माँ बाप के अचानक बिछड़ जाने का सदमा
इसके ज़हन पर हद से ज़्यादा भारी पड़ गया था, इसीलिए वो यूं बदली बदली सी हो गई थी। इधर रुखसाना ने इसे घर और बाहर दोनों मुहाज़ों पर मसरूफ़ कर रखा था। चैन में काम भी इस हिस्से और बातों की तीर भी इसी के हिस्से में। अगले दिन रुखसाना की बेटी नाज़ो के लिए रिश्ते वाले आने वाले थे, इसीलिए वो कमरे में इत्मीनान से बैठी अपने हुस्न की तैयारी में लगी हुई थी। ब्यूटी बॉक्स खुला रखा था, कभी स्क्रब कभी मास्क, आईने के सामने खुद को निखारने में मगन। सारे काम निपटाकर जब थकी हारी नरमैन कमरे में दाखिल हुई तो इसकी नज़र नाज़ो पर ठहर गई। चंद लम्हे वही खड़ी रही, फिर आहिस्ता कदम बढ़ाकर इसके पास जा बैठी। दोनों कजिन एक ही कमरे में रहती थी, मगर फ़र्क हमेशा नुमाया रहा। नाज़ो के हिस्से में बेड था और नरमैन के मुखद्दर में कमरे का यह खामोश सा कोना। यह तकसीम सिर्फ जगह की नहीं थी, शायद तकदीरों की भी थी। नरमैन बेड के साथ बिछे हुए मैट्रेस पर सोती थी, जैसे इस कमरे में इसकी मौजूदगी बस एक इजाफे सी जगह हो। नाज़ो के फैले हुए बनाव सिंगार के सामान को देखकर इसके दिल में भी एक दबी हुई ख्वाहिश अंगड़ाई लेने लगी। इसे लगा कि शायद वो भी थोड़ा सा खुद को संवार ले तो दिल का बोझ हल्का हो जाए। आईने के सामने खड़ी होकर इसने अपनी बेरौनक सूरत को गौर से देखा और धीरे से बोली, नाज़ो आप ही, मेरा चेहरा कितना मुरझाया हुआ लगता है ना। अगर थोड़ी सी क्रीम और लोशन मिल जाए तो शायद कुछ निखर आ जाए। मैं भी लगा लूँ तो क्या हर्ज है। मगर नाज़ो ने अगले ही लम्हे अपनी तमाम सामान को सिमटकर एक तरफ रख दिया, जैसे बात ख़त्म कर देनी हो। बेनियाजी से कहने लगी कि ये सब चीज़ें इन लड़कियों के लिए होती हैं जो खुद को दिलकश दिखाना चाहते हैं। जहाँ जाएं लोग इन्हें देखते रह जाएं और अच्छे घरों से रिश्ते आते रहें। फिर एक लम्हे को ठहर कर इसने तलख हकीकत जताते हुए कहा कि तुम्हें इन सब की क्या ज़रूरत, कौन सा तुम्हारी शादी होने वाली है। ये सुनकर नरमैन के सीने से ये गहरी सांस निकल गई। उम्र 19 बरस की, दहलीज पर खड़ी थी, मगर वह एहसास जिनसे ज़्यादातर लड़कियां कब की आशना हो जाती हैं, इसके लिए अभी तक अजनबी थे। 2-3 साल पहले जब रुखसाना की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता आया था तो घर भर में तैयारियों का शोर था। चमकते कपड़े, खैखखे उम्मीदें, वो सब देखकर नरमैन के दिल में भी ये ख्वाब सा जगा था कि शायद एक दिन इसकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी और तब इसे रुखसाना की कड़वी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर वह ख्वाब अब भी कहीं अधूरा, कहीं दूर ठहरा हुआ था। इसके दिल में यह ख्वाब पल रहा था कि यूं हर वक्त किचन में बर्तन मांजने की खैर से निजात मिल जाएगी और वो भी किसी दिन अपने शहजादे की शहजादी बनकर एक नई ज़िंदगी शुरू करेगी। इसी मासूम उम्मीद की ज़ेर असर इसने एक दिन बचपन के बेसांखे में रुखसाना से कह दिया था कि आप नादिया आपी की शादी के बाद मेरे लिए भी कोई रिश्ता देख लीजिएगा। मैं भी शादी करके अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। फिर ना आपको मेरी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ेगा, ना मेरी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इस बात पर रुखसाना ने डांटने के बजाय तंजिया हंसी बिखेर दी। इसकी हंसी में जहर घुला हुआ था। कहने लगी कि तेरे जैसी लड़कियों की शादियां नहीं होती, ऐसी को तो लोग कहें और छोड़ाते हैं। इस जुमले ने नरमैन के दिल को यूं झिझोड़ दिया जैसे खज़ां रसीदा पता तेज हवा में कांप उठा हो। लरसती आवाज़ में वो बोली कि आप क्या कह रही हैं? मैं लड़की हूँ, कोई और चीज़ नहीं। आप मुझे यूं क्यों पुकार रहे हैं? वो खौफ ज़्यादा हो चुकी थी, मगर रुखसाना तेज़ी से इसके करीब आ गई। इस औरत की फितरत में लालच और गुरूर रचा बसा था। अपनी बेटियों पर इसे बेहद नाज था, मगर नरमैन के हुस्न से इसे अंदर ही अंदर शदीद हसद भी खाया जाता था। वो हुस्न जो इसकी अपनी बेटियों के हिस्से में ना आया था, इसी हसद ने इसकी ज़बान को और ज़्यादा कड़वा बना दिया था और नरमैन के दिल पर एक और गहरा ज़ख्म लगा दिया था। वो नरमैन के और करीब आ गई, इसके बाजू को मजबूती से थामकर हल्का सा झिझोड़ा और हक़ारत भरे लहजे में बोली कि मैं कोई गलत बात नहीं कह रही। जो लड़कियां वाकई मुकम्मिल होती हैं, इन्हें 13-14 साल की उम्र में ही मखसूस अय्याम शुरू हो जाते हैं। महीने के वो दिन आते हैं, सब कुछ कुदरती तरीके से होता है। ज़रा अपनी उम्र पर नज़र डाल, सालों बीत गए मगर तेरे वजूद ने अब तक कोई निशान नहीं दिया। इसीलिए तो मुझे लगता है कि तू पूरी औरत ही नहीं। और सुन रख, तेरे जैसी लड़कियों की शादियां नहीं होती। वो या तो सारी ज़िंदगी किसी घर के कोने में पड़ी रहती हैं या फिर इन्हें ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां इन जैसी ही बदनसीब औरतें बसेरा करती हैं। इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे कि कभी तेरी शादी होगी या तो किसी नए घर जाएगी। ये अल्फाज नरमैन के दिल पर हथौड़े की तरह बरसे।
इसे यूं लगा जैसे अंदर कुछ टूटकर बिखर गया हो। रफ्ता रफ्ता वो खुद को लड़की नहीं बल्कि लड़का ही मानने लगी थी। हालांकि इसका वजूद खामोशी से औरतों की तरह ही नशोनुमा पा रहा था। वक्त के साथ इसकी बनावट में तब्दीली आ चुकी थी, इसके हुस्न में निखार आ गया था, मगर फिर भी इसे यूँ महसूस होता जैसे वो इस दुनिया के किसी खाने में फिट ही नहीं बैठती, जैसे वो बाकी सबसे अलग किसी और ही दायरे की मखलूक हो। जब पहली बार इसे अपनी इस हकीकत का अदारक हुआ था तो वो बहुत रोई थी। आंसुओं से तकिया भीग गया था, मगर वक्त ने इसे रोना नहीं सहना सिखा दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने दिल के गिर्द एक सख्त खौल बना लिया था ताकि कोई और लफ्ज़ इसे यूं चीर ना सके। अगली शाम घर में मेहमान आने वाले थे। सब लोग तैयार थे, अच्छे कपड़ों में संवरे हुए चेहरों के साथ, और नरमैन हस्बे मामूल खामोशी से खुद को पस मंजर में सिमटने की कोशिश कर रही थी, मगर नरमैन पर किसी की तवज्जो ही ना गई। वो अब भी अपने चिच्चा की पुराने मर्दाना शलवार कमीज में मलबूस थी, सर पर लड़कों वाली क्याब जमाए हुए, जैसे यह हुलिया ही इसकी शनाख्त बन चुका हो। जब इफ्तिखार साहब पूरी तरह तैयार होकर कमरे से बाहर आए और इसकी हालत पर नजर पड़ी तो इनका माथा तेवरियां चढ़ाने लगा। फौरन रुखसाना को आवाज़ देकर सख्त लहजे में कहा कि इस लड़की को संवारो, ये क्या तमाशा बनाकर घूम रही है। मैं मेहमानों के सामने कोई नया ड्रामा नहीं चाहता, इसे कोई ठीक ठाक कपड़े पहना दो और किसी काम में लगा दो। रुखसाना ने नागवारी से नाजों का एक पुराना सा जोड़ा निकाला और नरमैन के हाथ में थमा दिया, साथ ही वार्निंग भी दे दी कि ये पहनकर बस किचन में ही काम करते रहना। खबरदार जो मेहमानों के सामने नजर आई। नरमैन ने खामोशी से वो सादा लिबास पहन लिया, मगर जब दुपट्टा कंधे पर रखा तो एक अजनबियत सी इस पर तारी हो गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे कैसे संभाले। इसने कभी दुपट्टा ओढ़ने की आदत ही नहीं बनाई थी। आखिरकार जैसे तैसे इसने जारजट की दुपट्टे को कमर के गिर्द खिसक कर बांध लिया ताकि बार बार सरके नहीं। यूं खुद को समेटकर वो किचन में जा लगी, बर्तन और चूल्हे के बीच खुद को मसरूफ जाहिर करने लगी। बाहर डाइनिंग रूम में मेहमान आ चुके थे, खैखकों और बातों की आवाज़ें आ रही थी और नरमैन बावर्ची खाने की हुदूद में रहकर एक बार फिर नज़रअंदाज होने की मुश्क कर रही थी, जैसे इसकी खिदमत में यही लिखा हो। डाइनिंग रूम से आती खैखकों और खुशगपियों की आवाज़ नरमीन के कानों में मुसलसल गूंज रही थी। हर हंसी हर जुमला इसे चुपता महसूस हो रहा था। पूरा खाना इसने अकेले तैयार किया था, मगर नाज़ो मेहमानों के सामने फ़ख्र से यूं जता रही थी जैसे सब कुछ इसी के हाथ का कमाल हो। एक लम्हे को नरमैन के दिल में तलखी सी जागी। जी चाहा कि सालन में मिर्चें हद से ज़्यादा डाल देती, बिरयानी में नमक ज़्यादा देती कि खाने वालों के चेहरे बिगड़ जाते, मगर फिर इसे अपने चिच्चा का ख्याल आया। मेहमान तो चंद घंटे में रुखसत हो जाते, मगर चिच्चा और चच्ची की सख्ती वही रह जानी थी। इसी सोच ने इसकी ज़बान को भी खामोश और हाथों को भी रोक लिया। सब मेहमान इकट्ठा बैठकर खाना खा रहे थे और रुखसाना ने पहले ही सख्ती से तंबिया कर दी थी कि देगची के करीब भी न भटके। 2 दिन से नरमैन ने पेट भर कर कुछ नहीं खाया था। अब भी वो बेख्तियार अपना हाथ पेट पर फेरते हुए यही सोच रही थी कि ये वक्त कब गुजरेगा, कब बर्तन समेटे जाएंगे और कब शायद इसे भी कुछ नसीब हो। इंतज़ार इसके लिए भूख से ज़्यादा अजियतनाक था। बिलाखिर जब सब मेहमान खाना ख़त्म कर चुके तो रुखसाना ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। नरमैन खामोशी से आगे बढ़ी और बर्तन उठाने लगी। इसी दौरान लड़के की वालिदा की नज़र इस पर जा ठहरी। छोटे बालों के बावजूद इसके चेहरे पर अजीब सी कशिश थी, एक सादा मगर नुमायां खूबसूरती। वो लम्हा भर को रुकी, फिर रुखसाना से पूछ बैठी, ये लड़की कौन है? आपने तो इसका तारुफ ही नहीं करवाया। यह सवाल हवा में मुअल्लक रह गया और नरमैन के दिल में एक अनजाना सा खौफ और हैरत एक साथ जाग उठे। यह सुनते ही नरमैन ने घबराकर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और आगे बढ़कर इनके सामने आ गई। हल्की सी झिझक के साथ इसने रस्मी सलाम दुआ की और धीमी आवाज़ में अपना तारुफ करवाया कि वो इफ्तिखार साहब की भतीजी है। इसकी मुस्कुराहट में मासूमियत थी, जिसे देखकर लड़के की वालिदा के चेहरे पर भी नरमी आ गई। वो खुश दिली से बोली, अच्छा तो ये बात है, माशाल्लाह तुम तो बहुत प्यारी हो, आओ हमारे पास बैठो। वो औरत नरमैन को अपने साथ लेकर बैठ गई, जबकि रुखसाना दूर से ये मंजर देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। इसकी नज़रों में ऐसी काट थी जैसे वो नरमैन को वही नोच डालेगी। बातों ही बातों में जब औरतों का रुख रुखसाना की तरफ हुआ तो लड़के की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि दिल तो ये चाह रहा है कि इसी मौके पर अपने छोटे बेटे के लिए
आपकी भतीजी का रिश्ता भी मांग दो। मुझे ये बच्ची बहुत भली लगी है, सलीखा भी है और अंदाज भी। आपने पहले इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। इस लम्हे नाजो जैसे मंजर से ही गायब हो चुकी थी। सारी तवज्जो नरमैन पर आ गई थी। ये सब सुनकर नरमैन के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। घबराहट और जिद एक साथ आवाज में सिमट आई। कहने लगी, नहीं नहीं, आप ये क्या बातें कर रहे हैं। मैं कोई लड़की नहीं हूँ कि मेरा रिश्ता मांगा जाए। मैं तो लड़का हूँ। आप लोग भी अजीब ही सोच रहे हैं। ये कहते ही वो बिना पीछे देखे वहां से चली गई। इसके जाने के बाद रुखसाना का जब्त भी जवाब दे गया। इसने नागवारी से लहजा बदलते हुए कहा, बहन जी, यहाँ तो मेरी बेटी के रिश्ते की बात हो रही है। लगता है आपको नाजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। कमरे की फिजा अचानक भोजल हो गई और नरमैन की एक बात ने सबके दिलों में एक नया सवाल छोड़ दिया था। इसी बात पर महफिल में अचानक तलखी बढ़ गई। बातों ने बहस की सूरत इख्तियार कर ली और देखते ही देखते माहौल इस हद तक खराब हो गया कि रुखसाना ने गुस्से में आकर मेहमानों को सख्त जुमले के साथ घर से रुखसत कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे कमरे की एक कोने में खड़ी नरमैन खामोश आंखों से देखती रही। वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने बिखरता देख रही थी, मगर जबान जैसे साथ छोड़ चुकी थी। रुखसाना गुस्से से अंदर दाखिल हुई तो नाजो भी इसके पीछे पीछे थी। नाजो के कदम पे तरतीब थे, सांस तेज और आंखों में जुनून उतरा हुआ था। इसने झंझलाहट में पहले कानों को बालियां उतारकर जमीन पर पटकी, फिर दुपट्टा नोचकर फेंका और जेवरात भी बेदर्दी से उतार दिए। अगले ही लम्हे वो नरमैन पर झपटी और दोनों हाथों से इसका गला दबाकर चीखने लगी, आखिर क्यों आई हो तुम हमारी जिंदगी में? क्यों नसीब बनकर नहीं अजाब बनकर उतरी हो? वो पलटकर इफ्तिखार साहब की तरफ चिल्लाई, अब्बा, आप इस लड़की को घर से क्यों नहीं निकाल देते? यतीम खाने हर जगह हैं, जाकर वही छोड़ आए। इसी की नहुसत की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। मैं एक लम्हा भी अब इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इसे मार डालूंगी। नाजो पर इस वक्त होशो हवास बाकी नहीं रहे थे, जैसे इस पर कोई जुनून सवार हो गया हो। वो पिछले पूरे महीने से अपनी जिल्द, अपने होलियों और अपनी शक्ल सूरत पर मेहनत कर रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि इस बार किस्मत इस पर मेहरबान हो जाए। बड़ी मुश्किल से रिश्ते वालों ने इसे पसंद किया था, मगर ऐन वक्त पर नरमैन की मासूम सी मौजूदगी ने सारा मंजर बदल दिया। एक बार फिर नजरें नाजों से हटकर नरमैन पर ठहर गई और यही बात नाजों के दिल में जहर बनकर उतर गई थी। ये सब कुछ नरमैन की खामोशी पर ख़त्म हो रहा था। वो खामोशी जो चीख चीख कर बता रही थी कि कसूर इसका नहीं था, मगर सज़ा फिर भी इसी के हिस्से में आ रही थी। नाजो जैसे ही पीछे हटने लगी, रुखसाना बेगम के सब्र का बंधन टूट गया। इसने आगे बढ़कर नरमैन को बालों से जकड़ा और घसीटते हुए फर्श पर गिरा दिया। इसकी आवाज़ जहर में बुझी हुई थी, अगर मेरा बस चले तो मैं तेरे मुंह पर तेजाब डाल दूं, तुझे पहचान के काबिल भी ना छोड़ूं। तूने हमारी ज़िंदगी में कदम रखा है और तब से हमारी हर खुशी पर साया पड़ गया है। ये अल्फाज नहीं थे, खंजर थे जो एक एक करके नरमैन के दिल में उतर रहे थे। खौफ इस कदर था कि इसके होंठ सिल गए, जबान साथ छोड़ गई। वो बस वही सिमट कर बैठी रही। आंसू खामोशी से इसके रुखसारों पर बहते रहे, जैसे किसी को इनके बहने की इजाज़त भी ना हो। रात आई तो इसके हिस्से में खाने के नाम पर भी कुछ ना आया। खाली पेट, भारी दिल और कानों में नाजों की कड़वे जुमले। वो यूं ही बिस्तर पर पड़ी रही। सारी रात नाजो इस पर जहर उगलती रही और नरमैन हर पल यही सोचती रही कि कहीं आधी रात को वो उठकर वाकई इसका गला न दबा दे। इसी खौफ ने इसकी आंखों से नींद छीन ली। अगली सुबह जब आंख खोली तो जिस्म में जान नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही थी। भूख ने कमज़ोर कर दिया था, सर घूम रहा था, मगर कॉलेज जाना भी मजबूरी थी। इसने खाली पेट ही यूनिफॉर्म पहनी, खुद को संभाला और बाहर की तरफ बढ़ गई। कदम लड़खड़ा रहे थे। खाने की मेज़ पर नज़र पड़ी तो वहाँ वीरानी थी, एक दाना तक मौजूद नहीं था। रुखसाना सब कुछ पहले ही सिमटकर किचन में रख चुकी थी, जैसे जानबूझकर इसे याद दिलाना हो कि इस घर में इसका हक कुछ भी नहीं। जेब में चंद सिक्के थे। इसने दिल ही दिल में सोच लिया कि अब कॉलेज पहुंचकर ही कुछ खा लेगी, अगर तब तक इसके कदम इसका साथ दे सके। कॉलेज की जो गाड़ी रोजाना इसे लेने आया करती थी, आज वही इसके नसीब से रूठ गई। जैसे ही नाजो गाड़ी में आकर बैठी, इसने बेनियाजी से ड्राइवर को हुक्म दिया और किसी को नहीं बिठाना, सीधा गाड़ी चला दो।
ड्राइवर ने एक लम्हा भी ताखिर न की। जब तक नरमैन घर से बाहर निकली, गाड़ी धूल उड़ाती जा चुकी थी। आज इसका असाइनमेंट भी जमा होना था। ये सोचते ही इसकी आंखें भर आई। दिल में सवाल उभरा कि आखिर सब लोग इसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। शायद इसलिए कि वो इनकी नज़र में एक नामुकम्मल लड़की थी। यही ख्याल इसके दिल में कांटे की तरह चुभता रहा और वो खुद को दूसरों से कमतर समझती हुई सड़क पर आगे बढ़ने लगी। सोच ये थी कि कहीं कोई टैक्सी मिल जाए तो इसी में बैठकर कॉलेज पहुंच जाएगी, मगर अगले ही लम्हे एक और फिक्र ने घेर लिया। अगर किराया दे दिया तो फिर कॉलेज में खाने के लिए इसके पास क्या बचेगा। भूख से बेहाल इसने पेट पर हाथ रखा और इन्हीं सोचों में गुम कदम आगे बढ़ाती रही। इसी लम्हे सड़क पर यू टर्न लेते हुए एक गाड़ी का हॉर्न जोर से बजा। नरमैन ने जैसे ही चौंक कर इस तरफ देखा, गाड़ी खतरनाक हद तक करीब आ चुकी थी। खौफ के मारे एक दिल दहला देने वाली चीख इसके हलक से निकली और अगले ही पल वो सड़क पर जा गिरी। गाड़ी में बैठा शख्स पहले ही एक अहम मीटिंग के लिए खासा लेट हो चुका था, मगर सड़क पर एक लड़की को यूं गिरते देखकर इसके कदम खुद ब खुद ब्रेक पर जा पड़े। गाड़ी झटके से रुकी और एक लम्हे के लिए वक्त जैसे वही ठहर गया। गाड़ी रुकते ही वो शख्स गुस्से से बोल उठा, ये क्या हरकत है, नजर नहीं आता तुम्हें? गाड़ी अभी इतनी दूर थी और तुम पहले ही चीख मारकर सड़क पर गिर पड़ी। ये कौन सा तमाशा है? ये कहते हुए वो झंझलाहट के आलम में गाड़ी से नीचे उतरा, मगर जैसे ही इसकी नज़र सामने सड़क पर गिरी हुई नरमैन पर पड़ी, इसके कदम वही ठटक गए। सर्द पड़ते रंगत के बावजूद इसका चेहरा अजीब सी कशिश रखता था। भोला सा, मासूम और हद दर्जा नाजुक। सर पर लपेटा हुआ स्कार्फ इसके चेहरे की खदो खाल को और भी नुमायां कर रहा था। रमेश हमदानी एक लम्हे के लिए बस इसे देखता ही रह गया, जैसे वक्त थम सा गया हो। इर्द गिर्द चंद लोग भी जमा होने लगे थे। सरगोशियां शुरू हो चुकी थी। रमेश को अंदाजा हो गया कि अगर बात बढ़ गई तो मसला खड़ा हो सकता है। इसने आगे बढ़कर नरमैन को संभालने की कोशिश की, मगर वो तो बेहोश हो चुकी थी। बगैर किसी तज़बज़ब के इसने इसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये पहला मौका था कि वो किसी लड़के को यूं अपने इतने करीब महसूस कर रहा था। दिल बेकाबू होकर तेज धड़कने लगा, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। इसने नरमी से इसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर लिटाया और फौरन स्टीयरिंग संभालते हुए गाड़ी हॉस्पिटल की सीमेंट मोड़ दी। रास्ते भर वो बेचैनी से इसकी तरफ देखता रहा, हल्की आवाज़ में इसे होश में लाने की कोशिश करता रहा। मोहतरमा आंखें खोलें, कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं, कोई चोट नहीं आई, प्लीज़ घबराए नहीं। मगर नरमैन बेहिस और हरकत पड़ी थी, जैसे दुनिया से कट चुकी हो, और रमेश के दिल में अनजाने से फिक्र ने घर कर लिया था। वो गालिबन खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी, मगर हकीकत ये थी कि नरमैन को होश का नामो निशान तक न था। हॉस्पिटल पहुंचते ही रमेश ने फौरन इसका मुआयना करवाया। डॉक्टर ने चंद लम्हे चेकअप के बाद संजीदा लहजे में बताया, इनका ब्लड प्रेशर खासा कम हो चुका है और लगता है ये काफ़ी देर से भूखी भी हैं। आजकल की कॉलेज जाने वाली लड़कियां वैसे ही बगैर कुछ खाए निकल पड़ती हैं, मगर यहाँ तो कमज़ोरी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। बेहतर है आप फौरन इनके लिए कुछ फल और जूस ले आएं ताकि जिस्म में जान वापस आ सके। रमेश खामोशी से ये सब सुनता रहा, मगर इसकी नज़रें बार बार इस लड़की के चेहरे पर ठहर जाती, जो शख्स आम हालत में खुद एक गिलास पानी उठाकर पीने का आदी न था। वही रमेश इस वक्त दौड़कर जूस और ताज़ा फल ले आया। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये सब करना इसकी जिम्मेदारी बन चुका हो। कुछ देर बाद जब नरमैन को आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा तो इसके होठों से बेरबित सी बातें निकलने लगी। नीम गंदगी में वो बड़बड़ाई, मुझे भूख लगी है, चच्ची प्लीज़ कुछ खाना दे दे, मैं मर जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ दोबारा मेहमानों के सामने नहीं आऊँगी। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, बस कुछ खाने को दे दे। वो बोलती जा रही थी, जैसे दिल का सारा बोझ लफ्ज़ों में बह रहा हो। रमेश वही पास खड़ा एक एक जुमला सुनता रहा। इन बातों ने इसके दिल में किसी अनदेखी चोट की तरह असर किया। बेख्तियार वो आगे बढ़ा और नरमी से नरमैन का हाथ थाम लिया, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब वो अकेली नहीं है। इसने नरमी से कहा, रिलैक्स करें, घबराए नहीं, होश में आ जाएं, मैं आपको खाना खिला देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। किसी अजनबी मर्द की आवाज़ इतनी करीब सुनकर नरमैन की पलकें फौरन खुल गई। वो घबराकर उठ बैठी, सांस तेज हो गई
और इधर उधर देखते हुए सवाल करने लगी, मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं और मेरे इतने पास क्यों खड़े हैं। रमेश ने तहमील से इसे सारी बात बताई, सड़क हादसा, हॉस्पिटल, सब कुछ। बोलते हुए इसकी नजरें अनजाने में बार बार नरमैन के चेहरे पर ठहर जाती। पहले ही नजर में इस मासूम से लड़की ने इसके दिल में एक अनोखी सी जगह बना ली थी। इसने खुद अपने हाथों से इसे जूस पिलाया, फिर फल आगे बढ़ाए। नरमैन ऐसे खा रही थी जैसे मिद्दतों से भूखी हो, जैसे हर निवाला इसके जिस्म में नई जान डाल रहा हो। खाना खत्म करते ही इसने बेसाख्ता कहा, इतने से मेरा क्या बनेगा, जाकर मेरे लिए बिरयानी ले आओ, बिरयानी खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। रमेश हंस पड़ा और शौकी से बोला, खाऊंगा। लगता है होश में आते ही याददाश्त जरा हिल गई है, तुम लड़की हो लड़का नहीं। वो फौरन संजीदगी से बोली, नहीं मेरी याददाश्त ठीक है, मैं लड़का ही हूँ, बस शक्ल लड़कियों जैसी है। इसके इस मासूम मगर पुरएतमाद अंदाज पर रमेश के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। डॉक्टर ने दोबारा मुख्तसर सा मुआयना किया और इजाज़त दे दी। कुछ देर बाद नरमैन आकर इसकी गाड़ी में बैठ गई। रमेश ने वादे के मुताबिक बिरयानी भी ला दी। नरमैन दोनों हाथों से दिल लगाकर खाने लगी और रमेश खामोशी से इसे देखता रहा। इस मंजर में इसे एक अजीब सी अपनायत महसूस हो रही थी, जैसे ये मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी। इसे यूं दिल लगाकर खाता देखकर नरमैन ने बेसाख्ता एक लुक़मा तोड़कर रमेश की तरफ बढ़ा दिया, जैसे ये बिल्कुल फितरी बात हो। रमेश ने फौरन मुस्कुराकर इनकार किया, नहीं मैंने अभी नाश्ता किया है। ये सुनते ही नरमैन ने मशकूक नजरों से इसे देखा और बोली, तो फिर ऐसे मुझे घूर क्यों रहे हो, इधर देखो, बिलावजह मेरी प्लेट पर नजरें न जमाओ। रमेश हल्का सा हंसा और बात का रुख बदलते हुए इससे सवाल करने लगा। पहले इसका नाम पूछा, फिर ये जानना चाहा कि वो कहाँ रहती है। नरमैन ने उंगलियां चाटते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, मैं जहाँ भी रहती हूँ आपको जानकर क्या करना है। ये सुनते ही रमेश ने बगैर किसी तहमीद की संजीदगी से कहा, मैं आपके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। आप मुझे पसंद आ चुकी हैं और मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि जल्द से जल्द आपकी इन नाजुक उंगलियों में अपने नाम की अंगूठी पहनाऊं, आपसे शादी करूं और आपको अपने घर की इज्जत और रौनक बनाऊं। आप रमेश हमदानी के दिल में जगह बना चुकी हैं। ये अल्फाज सुनते ही नरमैन जैसे साकित रह गई। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। दिल में अचानक एक अनजाना सा खौफ उतर आया। अगले ही लम्हे इसने झटके से बिरयानी की प्लेट उठाकर गाड़ी के डिप्स बोर्ड पर रख दिया और गुस्से में बोली, छिचोरे और फ्लर्टी इंसान, मैं तो समझ रही थी कि शायद तुम शरीफ हो, तुम्हारी गाड़ी मुझसे टकराई, इसलिए तुम पर फर्ज बनता था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ और खाना खिला दो, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम ऐसी बातें शुरू कर दो। इसकी आवाज़ में नाराज़ी भी थी और टूटा हुआ एतमाद भी, और रमेश पहली बार खामोश हो गया था। नरमैन ने गुस्से और हैरत से रमेश की तरफ देखते हुए कहा, और तुम मुझे खाना भी खिला रहे हो, लेकिन मुझे कहाँ खबर थी कि तुम भी बाकी मर्दों की तरह अपनी नज़रें मुझ पर ठहराओगे। रमेश फौरन संजीदा हो गया और नरम लहजे में जवाब दिया, मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं तो सिर्फ तुमसे शादी के बारे में बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बनाने की बात नहीं कर रहा। लेकिन नरमैन इसकी बात सुने बगैर ही गाड़ी से उतर चुकी थी। रमेश ने इसके पीछे जाने की कोशिश की, मगर सड़क पर ट्रैफिक की बढ़ती हुई गाड़ियों की वजह से इसे मुश्किल पेश आ रही थी, और जैसे ही वो करीब पहुंचने लगा, नरमैन एक रिक्शे में बैठकर तेज रफ्तारी से वहां से रुखसत हो गई। रमेश सर पकड़कर खड़ा रह गया, हैरत और फिक्र के दरमियान उलझा हुआ। जिंदगी में पहली बार किसी लड़के ने इसे यूं छोकर यूं तेज रफ्तार अंदाज में अपना असर दिखाया था। वो नरमैन की छोटी छोटी हरकतों, इसके खुद एतमाद और बेबाकी से हैरान था। लेकिन रमेश के जहन में एक बात पुख्ता हो गई थी, वो इस लड़की का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो जानता था कि नरमैन ने शायद अभी इसी आजमाइश में डाल दिया है, लेकिन वो भी किसी तौर ये चैलेंज छोड़ने वाला नहीं था। नरमैन ने सोचा कि वो एक दिन इस लड़की को अपने घर की खुशी और रौनक बनाकर रखेगा। लेकिन जब वो लड़की अपने घर वालों का नाम लेकर ख्वाब में रो रही थी और उलझन भरी बातें कर रही थी, तो नरमैन के दिल में यह ख्याल आया कि यकीनन इसके साथ वाकई कुछ अजीब या गलत हुआ है। इस कॉलेज का यूनिफॉर्म जो वो पहन रही थी, वो दरअसल रमेश हमदानी के अंकल के कॉलेज का था। रमेश ने न सिर्फ इस लड़की का नाम और एड्रेस मालूम कर लिया था, बल्कि यह भी फैसला कर लिया था कि जैसे ही वो हाफिज के कामों से फारिग होगा, वो सबसे पहले इस लड़की के घर जाएगा और मुस्तकबिल में इसी से शादी करने का इरादा भी रखेगा।
आज नरमैन कॉलेज नहीं गई थी और वक्त काफ़ी गुजर चुका था, इसलिए वो घर के करीब मौजूद पार्क में जाकर बैठ गई ताकि छुट्टी के वक्त घर वापस जा सके, क्योंकि अगर इस वक्त फौरन घर पहुंची तो चच्ची रुखसाना के सवालात और डांट सुननी पड़ती। जब छुट्टी का वक्त हुआ और नरमैन घर पहुंची तो रुखसाना ने इसे देखकर पूछा, नाजो कहाँ है? अभी तक नहीं पहुंची। नरमैन हड़बड़ाकर बोली, वो अभी आ रही हैं, अभी कुछ देर में पहुंच जाएंगी। इस लम्हे नरमैन के दिल में एक अजीब सा खौफ और बेचैनी पैदा हो गई, क्योंकि इनसे मालूम था कि घर की फिजा हमेशा इसके लिए पुरसुकून नहीं होती, खास तौर पर जब रुखसाना की नज़रों का सामना हो। नरमैन ने आहिस्ता आहिस्ता अंदर कदम रखा और सोचा कि किसी भी तरह घर के माहौल से अपनी हिफाजत करनी है। नाजो आखिरकार आधे घंटे के बाद घर पहुंची और जैसे ही कदम रखा साफ और सख्त अल्फाज में कहा कि ये लड़की कॉलेज गई ही नहीं थी। आप खुद पूछ लें कि यह कहाँ थी, किस रंग रैली में घूम रही थी। रुखसाना के लिए यह बात हैरान कुन नहीं थी, क्योंकि नरमैन के रवैये और आदत इसके लिए पहले दिन से मशकूक लग रही थी। नरमैन ने लड़कों जैसा हुलिया बनाकर गलियों में बेफिक्र घूमना शुरू कर रखा था और हर एक छोटे से बड़े बच्चे तक इसका नाम जानते थे। हर किसी के साथ इसकी दोस्ती और बातचीत भी लोगों की नज़र में अजीब लग रही थी। नरमैन कोशिश करती रही कि अपनी तरफ से वजाहत करे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वाकई कॉलेज गई थी। लेकिन रुखसाना ने इसकी बात सुनी भी ना और एक जोरदार चिमाट इसके मुंह पर मार दी। रुखसाना ने गुस्से से कहा, आज तुम्हारे चिच्चा को तुम्हारा हिसाब किताब भी बता दूंगी, और देखो तुम जैसी लापरवाह लड़की को मैं अपने घर में कभी नहीं रखूंगी। रात को जब नरमैन के चिच्चा घर वापस आए तो रुखसाना और नाजू ने मिलकर इन्हें सारी सूरत हाल बता दी। उन्होंने ये भी बताया कि मोहल्ले के लड़के अब नरमैन के पीछे लग गए हैं और ऐसे गैर मुनासिब जुमले कसते हैं कि सुनकर दिल दुखी हो जाता है। नरमैन खामोश होकर सब कुछ सुनते रही, लेकिन दिल ही दिल में इसे एहसास हो गया कि अब इसे अपने रवैये और हुलिये पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इफ्तिखार साहब, जो पहले ही नरमैन की हरकतों और रवैये से काफ़ी परेशान हो चुके थे, सख्त लहजे में बोले, बस बहुत हो गया, नाजो से पहले अब इसकी शादी करनी होगी। जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखो और इसे घर से रुखसत करो, यहाँ मजीद नहीं रहने दूंगा। पता नहीं मेरे छोटे भाई ने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की है, ये तो हमें शर्मिंदा करके छोड़ देगी। ये सब सुनकर नरमैन की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो अपने चिच्चा के कदमों में गिर गई और रोने के साथ फरियाद करने लगी, चिच्चा जी प्लीज़ मेरी बात सुन ले, ये सब चच्ची और नाजो आप ही झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप मेरी शादी कैसे कर सकते हैं, मैं तो लड़का हूं ना। नरमैन के लहजे में दर्द और हिचकिचाहट वाज़ा थी। वो बिल्कुल रूहान सी हो गई थी, लेकिन इफ्तिखार साहब वहां से उठकर चले जा चुके थे। नरमैन अपने कमरे में चुपचाप बैठ गई, घुटनों में सर दबाकर दिल में बेचैनी और गम के साथ सोच रही थी कि अब क्या करें और कहाँ जाएं। इसके ज़हन में बार बार माँ बाप की याद आ रही थी और वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद बाहर से चच्ची की आवाज़ आई, जो नरमैन के कानों में पड़ी, एक बड़ा और अमीर बिजनेसमैन का रिश्ता आया है, कल वो लोग रिश्ता लेने के लिए आएंगे। नरमैन ने सुना कि चच्ची और नाजू अब शॉपिंग के लिए निकल चुकी हैं। दिल ही दिल में नरमैन को एहसास हुआ कि इसे अब हर मामले में अपने लिए फैसला करना होगा, और साथ ही एक छोटी सी उम्मीद भी जागी कि शायद वो अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ रास्ता निकाल सके। नरमैन दोबारा घर के कामों में मसरूफ़ हो चुकी थी। रुखसाना ने एक बार फिर इसे सख्त लहजे में तंबिया की, खबरदार, अगर इस बार भी तुम मेहमानों के सामने गलत हरकत करो तो देख लेना, तुम्हें मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, बल्कि तुम्हें बुरा भला सुनाना तो यकीनी है। मेहमानों के सामने तुम्हें बालों से पकड़कर दीवार से टक्कर मारूंगी। नरमैन खामोश रही और कोई जवाब नहीं दिया। हकीकत ये थी कि चच्ची के थप्पड़ खाने के बाद इसके मुंह पर नील बन चुके थे और आंख के पास एक छोटा सा जख्म भी था। आज भी वो चाय के लिए लवाजमात तैयार कर रही थी, मोहतात और खामोश, जैसे कि कोई भी लम्हा किसी बड़े हादसे का पेश कीमा बन सकता हो। इसी दौरान दरवाजे पर रिंग बेल बजी। जब वो शख्स घर में दाखिल हुआ तो रुखसाना और नाजू दोनों की आंखें हैरत से खुली रह गई। इतना हैंडसम और बावखर लड़का, इतनी अमीर शख्सियत और रिश्ता लेकर आया हुआ, ये दोनों माँ बेटी के लिए नाकाबिले यकीन था। वो अपने साथ एक खूबसूरत खातून भी लाया था, जो मेहमान खाने में बिठा दी गई। नाजू को तैयार करके मेहमानों के सामने पेश किया गया, जैसे कि एक डेकोरेशन का हिस्सा हो।
लेकिन नौजवान की नजरें कहीं और ही गुम रही थी, सब कुछ गौर से देख रही थी। तभी रुखसाना ने नरमैन को आवाज दी, आओ चाय सर्व करो, मेहमानों को पेश करना है। नरमैन ने फौरन अपनी जिम्मेदारी संभाली, खामोशी से चाय के कप उठाए और मेहमानों के सामने पेश किए। दिल में सोच रही थी कि आज इसे हर लम्हे मोहतात रहना होगा। नरमैन सर पर दुपट्टा संभाले हुए जब मेहमान खाने में कदम रखती है तो एक लम्हे के लिए रुक जाती है। सामने बैठे शख्स को देखकर इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो रिश्ता लेकर आया है वो कोई और नहीं बल्कि रमेश हमदानी ही है। ये मंजर देखकर रुखसाना ने अंदर ही अंदर नरमैन को कितनी गालियां दी थी वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। फिर सख्त लहजे में कहती है, आगे बढ़ो बेटा, मेहमानों को चाय पेश करो। वहां बुद्ध बनकर क्यों खड़ी हो गई हो? कपकपाते हुए नरमैन आगे बढ़ी, हर कदम मोहतात, जैसे किसी भी लम्हे गलती का खतरा हो। रमेश ने इसे देखते ही अपना नजरें रोकने से कासिर था। बिलाशुबा वो पहले से भी ज्यादा परकशिश और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर नील और जख्मों के निशानात और छोटे लड़कों जैसे बाल देखकर वो हैरान रह गया। इस लम्हे इसके जहन में कई सवालात उभर आए, क्योंकि नरमैन की शख्सियत और ज़ाहरी हुलिया नाजो की तरह आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ था। रमेश ने संजीदा और पर सजे लहजे में पूछा, ये नरमैन आपकी लगती क्या है? रुखसाना सर झुकाते हुए जवाब देती है, मेरी नौकरानी है। रमेश ने सख्त लहजे में फिर पूछा, नौकरानी क्या कुछ और? रुखसाना फौरन वजाहत करती हुए सर झुकाती है, नहीं, मेरा मतलब यह है कि ये मेरे मरहूम देवर की बेटी है। नरमैन ये सब कुछ सुनकर दिल ही दिल में हैरत ज़दा थी। इसके सामने जो भी माहौल था वो जैसे ही एक नया दुनिया था। इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि आज से ये दिन इसकी ज़िंदगी का एक नया बाब खोलने वाला है, जहां वो हर कदम सोच समझ कर उठाएगी। रुखसाना बेगम सख्त लहजे में बोली, हमारे घर में ही रहती है तो बस अपना हुलिया ऐसे बना के रखती है, खुद को लड़का समझती है, लेकिन घर के काम भी यूं करती है जैसे कोई नौकरानी हो, हमारी भतीजी भी ना हो। रमेश ने नरमैन की तरफ नजरें जमाते हुए सख्त लहजे में कहा, नरमैन रुक जाओ। नरमैन जैसे ही वहां से हटने लगी, रमेश ने इसे आवाज देकर रोक लिया, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। रमेश ने संजीदगी से कहा और फिर इफ्तिखार साहब की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर इफ्तिखार साहब, मैं आपसे आपकी भतीजी का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। नरमैन को यह सुनकर हैरत हुई, जैसे इसके कानों पर यकीन ना आया हो। इफ्तिखार साहब ने भी जल्दी से मान लिया, क्योंकि वो इस लड़के से जान छुड़वाने के ख्वाहां थे। उन्होंने कहा, अगर आप वाकई इसे पसंद कर चुके हैं तो ठीक है, मैं रिश्ता देने के लिए तैयार हूँ। रुखसाना बेगम और नाजो को यह सब सुनकर शदीद गुस्सा आ गया, लेकिन रमेश ने यह कदम और आगे बढ़ाया। इसने 10 लाख का चेक रुखसाना के हाथ में देते हुए कहा, इससे नरमैन के लिए शॉपिंग कर ले। रुखसाना का मुंह खुला का खुला रह गया, वो ज्यादा मज़ाहमत नहीं कर सकी। नरमैन तो इस सब कुछ को देखकर अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। इसके दिल में मिली जुली जज्बात उभरे, हैरत, खुशी और थोड़ी सी बेयकीनी। वो खड़ी रह गई जैसे ये सब ख्वाब हो रहा हो। रमेश ने नरमैन की तरफ देखते हुए एक नरम मुस्कुराहट दी और कहा, अब से तुम मेरी जिंदगी के अहम हिस्सा हो और मैं ये वादा करता हूँ कि तुम्हें हर खुशी दूंगा। नरमैन को एहसास हुआ कि आज से इसकी जिंदगी में एक नया बाब शुरू होने वाला है, जहां वो हर दिन अमन और इज्जत के साथ गुजारेगी और किसी को भी इसकी जिंदगी खराब करने का मौका नहीं मिलेगा। रमेश वाकई नरमैन के घर तक पहुंच चुका था। जब वो बाहर आया तो नरमैन अभी भी कंग से खड़ी थी, थोड़ी घबराहट और हैरत का मिलाजुला एहसास लिए। रमेश इसके करीब आया, मुस्कुराया और नरम लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगा था मैं कोई आम लड़का हूँ? मैं वाकई तुम्हें पसंद कर चुका हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। नरमैन जल्दी से इसका बाजू पकड़कर इसे घर के पिछले हिस्से में बनी गैलरी की तरफ ले गई। वहां पहुंचकर वो संजीदगी से बोली, पागल हो गए हैं आप? मैंने पहले ही कहा है कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। मेरे साथ शादी करके आप सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि मुझे भी नुकसान पहुंचाएंगे। मैं वो खुशियां देने से खासिर हूँ जो एक लड़की अपने शौहर को देती है, खास तौर पर शादी के बाद। प्लीज मेरी बात को समझें। रमेश नरमैन की बातें सुनते हुए थोड़ा मुस्कुराया। इसके लिए ये सब कुछ नाकाबिले यकीन लग रहा था, लेकिन वो बोला, ठीक है, अगर तुम वाकई लड़का हो तो मुझे तुम इसी हालत में कबूल हो, लेकिन तुमको देखकर लगता है कि लड़का नहीं बल्कि निस्वानी हुस्न की मिसाल हो। तुम्हारी हर अदा, हर नज़र और हर हरकत में वो कशिश मौजूद है जो लड़कियों में पाई जाती है। नरमैन के दिल की धड़कन तेज हो गई
और इसका चेहरा सुर्ख हो गया। जाने से पहले रमेश ने रुखसाना और इसकी बेटी की तरफ एक मुख्तसर मानी ख्वाहिश नजर डाली और कहा, अब नरमैन इस घर में मेरी अमानत है। मैं चाहता हूँ कि इसे मेरी अमानत की तरह ही समझा और रखा जाए। नरमैन इस लम्हे थोड़ी हैरत, थोड़ी खुशी और थोड़ी बेयकीनी के जज्बात में मुब्तला हो गई, ये सोचते हुए कि शायद इसकी ज़िंदगी में पहली बार कोई वाकई इसकी कदर करने वाला आया है और अब हर कदम पर इसे तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम मिलेगा। नरमैन के हाथ में रमेश ने एक मोबाइल थमाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंची तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। नरमैन की हैरत इस लम्हे हद से ज़्यादा थी। यह कौन सा शख्स था जो एक फरिश्ते की तरह इसकी ज़िंदगी में नमूदार हुआ था और जो इसके लिए इतनी फिक्रमंद और मुहाफ़िज़त वाला था। दिल के किसी कोने में इसे यह सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन साथ ही एक फिक्र बार बार इसके जहन में आती थी कि इसे पीरियड्स नहीं आते और वो इतने नेक और बावक़ार शख्स के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर कर सकती थी। अगले जुम्मा को निकाह तय था और इस दौरान रमेश ने मुसलसल कॉल्स करके नरमैन का दिलो दिमाग बहकाया था। हर कॉल में कोई ना कोई नरम और रोमांटिक बात कर देता और नरमैन बार बार कहती कि शर्म नहीं आती आपको, आपके घर में कोई माँ या बहन नहीं है जो ऐसी बातें सुनते। रमेश हंसकर जवाब देता, मेरे वालिदैन तो फौत हो चुके हैं, सिर्फ मेरी एक फुप्पू हैं जिन्होंने मुझे पाला है। अब मैं इस घर में बिल्कुल अकेला हूँ, तुम आ जाओगी तो मेरी जिंदगी में बहार लौट आएगी। यह सुनकर नरमैन के दिल में रमेश के लिए एक नरम गोशा पैदा हो चुका था। वो महसूस करने लगी थी कि शायद इसकी ज़िंदगी में पहली बार कोई वाकई इसकी कदर कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता नरमैन के दिल में रमेश के लिए मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ने लगे। इसके साथ ही नरमैन ने अपने अंदर एक नया अज़म भी पैदा किया था कि वो अपनी मौजूदगी सूरत हाल के बावजूद ज़िंदगी में मजबूत और ख़ुद मुख्तार बनेगी, ताकि ना सिर्फ रमेश के एतमाद पर पूरा उतरे बल्कि ख़ुद भी अपनी शनाख्त पर बरकरार रखे। नरमैन के दिल में खौफ और अस्तरब की मिलीजुली कैफियत थी। निकाह की तैयारी के लिए रमेश ने एक ब्यूटिशियन भी भेजी थी और जब नरमैन निकाह के जोड़े में सामने आई, मैं खुद को देख रही थी तो वो बिलाशुबा बेहद हसीन लग रही थी। इसके छोटे छोटे बाल शानों तक थे जो इसके नए हुल्ले को और भी मुनफरिद बना रहे थे। दिल के अंदर अभी भी कुछ खौफ रह गया था कि आया वो वाकई इस सब के लिए तैयार है या नहीं। रमेश अपने चंद करीबी दोस्तों के साथ बारात लेकर पहुंच चुका था और जब निकाह का वक्त आया, नरमैन ने पहली बार अपने दिल की धड़कनें संभालते हुए रमेश की जानिब देखा जो इसके पहलू में बैठा था। नरमैन ने धीरे से कहा, आप सोचें, अगर मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो? रमेश ने इसका हाथ थामकर प्यार भरी आवाज में कहा, अगर तुम्हारे साथ रहकर मेरी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल आती है तो मुझे 1000 बार भी ऐसी जिंदगी कबूल है, बस तुम साइन करो। नरमैन ने गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों में हल्की सी लर्जिश महसूस की, फिर हिम्मत करके निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। मेहमानों के सामने रुखसाना ने दिखावे के तौर पर नरमैन को गले लगाया और शोर मचाते हुए रोने का ड्रामा किया, जबकि नाजू ने तो इस मौके पर इसे मिलने की जहमत भी नहीं की। इफ्तिखार साहब ने नरमैन को दुआओं के साथ रुखसत किया और वह रमेश के साथ इसके आलीशान घर पहुंची तो आंखें अभी भी हैरत और घबराहट से चमक रही थी। नरमैन ने पहली बार महसूस किया कि इस जिंदगी में अब वो वाकई किसी के साथ है और साथ ही दिल में हल्की खुशी भी उभरी कि इसका नया सफर अब शुरू हो चुका है। हर कदम के साथ वो अपने नए घर और नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो रही थी और दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि जिंदगी की ये नया बाब इसे किस तरह की खुशियाँ और चैलेंज लेकर आएगा। इतने बड़े महल और इतनी दौलत के मालिक होने के बावजूद रमेश की आंखें इस आम से मोहल्ले की लड़की पर ही जमी हुई थी। मोहब्बत की ये शिद्दत नरमैन के लिए एक हैरत का बास थी और वो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। रमेश ने इसका हाथ थामकर इसे घर के अंदर ले जाते हुए कहा, ये लो, आज से तुम ना सिर्फ मेरे दिल की महारानी हो बल्कि इस घर की भी। नरमैन ने हल्की से मुस्कुराहट दी, लेकिन इसकी आंखों में खुशी और आंसू दोनों साथ साथ चमक रहे थे। रमेश की फुप्पू ने इसे कमरे में बिठाया और नरमैन थोड़ी देर के लिए खामोश रही। दिल में माजी की यादें और मुस्तकबिल की उम्मीदें साथ साथ चल रही थी। कुछ देर बाद रमेश कमरे में आया, अपनी शेरवानी संभाली और नरमैन के सामने बैठ गया। वो दुल्हन के रूप में बेहद हसीन लग रही थी और रमेश के जज्बात एक बेकाबू दरिया की मानिंद बहने लगे थे। दूसरी तरफ नरमैन के दिल में हल्की सी घबराहट भी थी। वो सोच रही थी कि इस नए घर में, नए माहौल में इसे खुद को संभालना होगा,
लेकिन साथ ही रमेश यही चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे को समझती, एक दूसरे के दिल की बातें सुने और एक दूसरे की दुख दर्द को बांटे। वो नरमैन के दिल के हर गम को दूर करना चाहता था और हर छोटी खुशी में इसके साथ शरीक होना चाहता था। नरमैन ने पहली बार महसूस किया कि इसकी ज़िंदगी में अब कोई है जो ना सिर्फ इसकी हिफाजत करेगा बल्कि इसे अपनी मोहब्बत और तवज्जो से हर लम्हा खुश रखने की कोशिश करेगा। दिल के अंदर एक नया एहसास जागा कि शायद ये नया आगाज़ इसकी ज़िंदगी की सबसे खुशगवार और सुकून भरी कहानी का हिस्सा बनेगा। नरमैन ने रमेश को अपने सामने बिठा देकर खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे हट गई। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो और मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती हस्ती हो। बस ये डर ख़त्म करो, मुझे भी अजीब सा महसूस हो रहा है। नरमैन ने घबराकर कहा, अब आप मेरे साथ वो सब करेंगे जो आम तौर पर वो लड़के और लड़कियां करते हैं ना। प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अगर आप मेरे करीब आई तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं लड़की नहीं, मैं मुकम्मल औरत हूँ। यह कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। रमेश ने इसे अपने सीने से लगाया और नरम लहजे में कहा, परेशान मत हो, रोना बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी डरी हुई हो। बताओ मुझे क्या मसला है। जब तक तुम न बताओगी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। नरमैन एक लम्हे के लिए रमेश की आंखों में देखती रही, फिर हिचकिचाते हुए कहा, मैं ये सब कैसे बताऊं, मुझे शर्म आती है। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, शर्म कैसी, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो हर किस्म की शर्म से बुलंदतर है। अब सिर्फ एतमाद और मोहब्बत बाकी है। ये कहते हुए रमेश ने नरमैन का हाथ थामा और इसे यकीन दिलाया कि इसके साथ हर कदम मोहब्बत और इज्जत के साथ होगा। नरमैन ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल का बोझ उतारना शुरू किया और महसूस किया कि शायद अब वो पहली बार किसी के सामने अपनी कमज़ोरी और खौफ के बगैर खुद को पेश कर सकती है। रमेश ने इसके कांपते हुए हाथ थामकर आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ और तुम मेरी जिम्मेदारी। अब मुझे साफ साफ बताओ, आखिर वो कौन सी बात है जो तुम्हें इस कदर खौफज़दा किए हुए हैं। नरमैन ने नज़रें झुका ली, होठ कपकपाए और बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे वो सब नहीं आता जो बाकी लड़कियों को आता है। रमेश ने नरमी से पूछा, क्या चीज़ नहीं आती। इसने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ एक ही लम्हे में ज़बान तक आ गया हो। मुझे पीरियड्स नहीं आते, मैं मुकम्मल औरत नहीं हूँ। मैं आपको वो खुशी नहीं दे सकूंगी जो एक बीवी अपने शौहर को देती है, और ना ही औलाद की खुशी। आपने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी आवाज़ रंध गई। इसलिए मैं लड़कों जैसा हुलिया बनाए रखती थी ताकि मेरे दिल के एहसासात मर जाएं, ताकि कोई मुझे देखे ही ना। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझसे उम्मीद बांधे, लेकिन आपको तो मैं ही पसंद आ गई। रमेश ये सब सुनकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। इस खामोशी में न गुस्सा था न हैरत, बस गहरी सोच। फिर इसने पुरसुकून लहजे में कहा, अगर यही तुम्हारा मसला है तो मुझे बताओ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। जिंदगी सिर्फ एक पहलू का नाम नहीं होती। तुम मुझे किसी भी तरह से नामुकम्मल नहीं लगती। इसने इसकी तरफ देखते हुए मजीद कहा, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी सादगी, ये सब तुम्हें मुकम्मल बताता है। हुस्न सिर्फ जिस्म का नाम नहीं, रूह की रोशनी भी होती है और वो तुम में भरपूर है। रमेश ने नरम लहजे में बात आगे बढ़ाई, मैं तुम्हें किसी सांचे में फिट करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें जैसे हो वैसे ही कबूल करने आया हूँ। मेरे लिए तुम काफ़ी हो और हमेशा रहोगी। नरमैन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो खौफ के नहीं थे। शायद ये पहला मौका था जब किसी ने इसे बगैर शर्त, बगैर सवाल मुकम्मल इंसान समझा था। अगले ही लम्हे रमेश गैर इरादी तौर पर इसके करीब आ गया था। नरमैन ने घबराकर खुद को पीछे हटाना चाहा, मगर ज़हनी दबाव और खौफ ने इसके जिस्म को साथ न दिया। रमेश ने इसे थाम लिया, मगर इस लम्हे की शिद्दत दोनों के लिए गैर मुतखा साबित हुई। चंद ही लम्हों में नरमैन की सारी हिम्मत जवाब दे गई। इसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। अचानक इसकी हालत बदलने लगी, जिस्म कांपने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश ने फौरन महसूस कर लिया कि कुछ ठीक नहीं है। इसने खुद को फौरन इससे अलग किया और इसे संभालते हुए अपनी गोद में ले लिया। लेकिन तभी एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने दोनों को खौफज़दा कर दिया। नरमैन के जिस्म से गैर मामूली तौर पर खून बहने लगा। नरमैन ये देखकर बुरी तरह घबरा गई। ये क्या हो रहा है। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी।
मैं मर जाऊंगी, मेरा सारा खून बह जाएगा। मैंने कहा था ना कि मेरे साथ कुछ गलत है। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? इसकी आवाज़ खौफ और दर्द से लरज रही थी। रमेश खुद अंदर से हिल चुका था, मगर इसने खुद को मजबूत रखा। इसने नरमैन को मजबूती से थामे रखा और पुरसुकून लहजे में बोला, नहीं, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ खुद को संभालो, घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो इसके आंसू पोंछते हुए मुसलसल इसे तसल्ली देता रहा। हालांकि इसके अपने दिल में भी अंदेशों का तूफान बरपा था। इसे अब एहसास हो चुका था कि ये मामला आम नहीं और इसे फौरन समझदारी और जिम्मेदारी से कदम उठाना होगा। इसके बाद रमेश ने फौरन कॉल की और यूनिवर्सिटी की अपनी दोस्त से राबिता किया, जो अब एक तजुर्बाकार गायनोकोलॉजिस्ट बन चुकी थी। वो नरमैन को फौरी तौर पर डॉक्टर की क्लिनिक ले गया, जहां इसका मुकम्मल चेकअप किया गया और इब्तिदाई इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने नरमैन को कुछ पेन किलर्स तजवीज़ किए, ज़रूरी ड्रिप्स लगाई और आराम के लिए हल्की नींद की दवा भी दी। रमेश इसके पास मुसलसल मौजूद रहा, हर लम्हे इसकी हिफाजत और इत्मीनान के लिए। अगली सुबह जब नरमैन की आंख खुली तो इसकी नज़रें रमेश पर जमी हुई थी। रमेश बड़े प्यार से इसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, ऐसे घूर घूर कर मत देखो, वरना तुम्हारा दिल मुझ पर ज़रूर आ जाएगा। नरमैन ने फौरन हल्की सी नाराज़गी में इसके सीने पर हल्का सा हाथ मारा और कहने लगी, बस करें, मैंने आपको मना किया था लेकिन आपने नहीं माना। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो अपने इर्द गिर्द के हालात और चिच्चा चच्ची की तरफ से होने वाले जुल्म को याद करते हुए खामोशी से बैठ गई। दिल में छुपी थकन और खौफ के साथ रमेश ने इसे समझाया और आराम करने दिया, ये जानते हुए कि अभी नरमैन को सब्र और मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नरमैन ने याद किया कि चिच्चा और चच्ची कितने सख्ती से इसके साथ पेश आते थे और इसके दिलो दिमाग पर क्या असर छोड़ा था। रमेश ने फौरन इसके करीब से हाथ हटाया और डॉक्टर निदा कमरे में दाखिल हुई। वो मुस्कुराकर बोली, आपके शौहर ने कुछ भी बुरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तुम्हें एक बड़ी मुश्किल और बीमारी से आज़ाद कराया है। रमेश नरमैन को देखते हुए कमरे से बाहर चला गया और नरमैन डॉक्टर के सामने बैठी रह गई। डॉक्टर निदा ने प्यार और शफकत से कहा, तुम अधूरी औरत नहीं हो, बस तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत तस्वीरात भरी हुई थी जो किसी ने तुम्हारे साथ जहनी खेल खेल कर डाले थे। अगर तुम्हारा इलाज वक्त पर हो जाता तो तुम्हें इतनी परेशानी और डिप्रेशन नहीं उठाना पड़ता। नरमैन ने हैरत से पूछा, आपका क्या मतलब है? डॉक्टर निदा ने समझाते हुए कहा, देखो, हर लड़की के साथ पैदा होते वक्त एक ख़ास हिफाजती निज़ाम होता है जिसे हमारा माशरा पाकिज़गी और सलामती की अलामत मानता है। ये निज़ाम मुख्तलिफ शक्लों और पुरतों पर होता है और बाज़ औक़ात ये इतना मजबूत होता है कि ये जिस्म के एहसास हिस्सों को मुकम्मल तौर पर महफूज रखता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सब इस हिफाजती निज़ाम को नुकसान पहुँचाने वाली गलत मालूमात की वजह से था, ना कि तुम्हारी असल फितरत की वजह से। नरमैन खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रही थी। दिल में हल्की राहत और समझबूझ का एहसास जाग रहा था। डॉक्टर निदा ने नरमैन को समझाते हुए कहा, बाज़ लड़कियां जो 13 या 14 साल की उम्र तक अपने मखसूस दिन नहीं पाती, इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि वह नाकाबिल इलाज है या कोई गैर मामूली मखलूक है। कि ज़्यादातर मामलात में जो ये मामूली मसला होता है जिसे एक माहिर डॉक्टर आसानी से हल कर सकता है, एक छोटी सी सर्जरी या मामूली इलाज के ज़रिए ये मखसूस पर्दा थोड़ा सा खोला जाता है और फिर जिस्म बिल्कुल मामूली के मुताबिक काम करने लगता है। फिर डॉक्टर ने नरमैन की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे केस में ये इलाज पहले मुमकिन नहीं हो सका, इसी वजह से सालों तक एक दिन रुके रहे। मगर अब जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब आया और मोहब्बत और एतमाद के साथ तुम्हारे साथ रहा, तो ये कुदरती अमल खुद ब खुद दोबारा शुरू हो गया। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो और सब कुछ नॉर्मल है। नरमैन ये सुनकर हैरत और थोड़ी बेयकीनी में मुब्तला हो गई। वो सोच रही थी कि रमेश को इसने कितनी कुछ बातें बता दी थी और अब हकीकत ये थी कि वो सब कुछ बिल्कुल महफूज और ठीक हो चुका था। दिल में एक हल्की सी राहत और सुकून जाग गया और पहली बार इसे महसूस हुआ कि वो बिल्कुल आम लड़की की तरह ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन नरमैन की कमज़ोरी अभी भी बाकी थी। 2 दिन तक वो आराम करती रही और फिर रमेश ने इसे अपने घर ले आया। नरमैन शर्माई हुई सर झुकाकर इसके सामने खड़ी थी और छुप छुप कर रमेश से माफ़ी भी मांगी। रमेश मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम वाकई थोड़ी पागल हो, लेकिन मुझे तुम ऐसे ही सबसे ज़्यादा पसंद हो।
इस मोहब्बत भरी बात पर नरमैन के दिल में एक नरमी जागी और धीरे धीरे इसने रमेश से मोहब्बत करना शुरू कर दी। दोनों के बीच के फासले आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। रमेश अक्सर इसके बालों में तेल से मसाज किया करता और नरमैन के बाल भी अब लंबे और घने हो चुके थे। अब जब वो लड़कियों की तरह खूबसूरत कपड़े पहनकर रमेश के सामने आती तो रमेश को इसकी तरफ मायल होने से कोई नहीं रुक सकता था। दोनों अपनी जिंदगी एक दूसरे की मोहब्बत में खुशियों से गुजारने लगे, लेकिन घर के माहौल में यह हकीकत भी आशा हो चुकी थी कि नरमैन की असल पहचान कोई राज नहीं रही थी और इफ्तिखार साहब भी जान चुके थे कि नरमैन कोई आम लड़की नहीं बल्कि इनकी बेटी और बीवी थी। नरमैन की रुखसती के बाद इफ्तिखार साहब के कारोबार में कुछ नुकसान हुआ और घर के पुराने ऐशो आराम के मामूलात धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। कारोबार में नुकसान और इसके असरात ने इफ्तिखार साहब पर ऐसा दबाव डाल दिया कि वो मुकम्मल तौर पर ज़हनी थकन का शिकार हो गई। लेकिन इस सबसे पहले उन्होंने अपनी भतीजी नरमैन को बुलाकर दिल से माफ़ी मांग ली थी। इफ्तिखार साहब अब ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर ही गुजारते थे और जब वो अपनी बीवी और बेटी की कारस्तानियों को देखते तो इन्हें पुख्ता एहसास हो गया था कि वो अपनी भतीजी के साथ अब तक किस कदर ज्यादती करते आए हैं। नरमैन ने अपनी चिच्चा को माफ़ कर दिया था, लेकिन अपनी चची और नाजो आपी को दिल से कभी माफ़ नहीं किया था। नाजो के लिए इसके बाद कोई रिश्ता भी नहीं आया और वक्त के साथ वो घर से मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। एक रोज़ जब रुखसाना उठी तो घर में ना नाजो की कोई निशानियां थी, ना इसके कपड़े और ना ही कोई दूसरी चीज़ें। यहाँ तक कि अपनी माँ की तमाम कीमती ज़ेवरात भी लेकर वो गायब हो चुकी थी। रुखसाना चंद दिन ऐसे ही हैरानी और बेबसी में गुजारती रही, ये सोचते हुए कि इसकी बेटी इतनी अचानक कैसे घर छोड़कर चली गई। लेकिन जब वक्त और हालात मज़ीद सख्त होने लगे तो रुखसाना रोती हुई नरमैन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। इसकी आवाज़ लरज़ रही थी और कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। अब मुझे हकीकत का एहसास हो रहा है। मेरी अपनी बेटी तो अपने मरहूम वालिद की यादें लिए चली गई और अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल नहीं किया। नरमैन के दिल में हमदर्दी जागी। इसने अपनी चची को दिल से माफ़ कर दिया, चाहे वो कितनी भी देर से बदल कर आई थी, और इसे अपने घर में रखने का फैसला किया। रुखसाना वाकई बदल चुकी थी। अब वो हर वक्त नमाज के लिए जाकर नरमैन के लिए दुआ मांगती और इसकी हिफाजती और खुशी के लिए सोचती रहती। दूसरी तरफ नरमैन दिन ब दिन रमेश की मोहब्बत में मज़ीद डूबती जा रही थी। इसके दिल में अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसे इतना ख्याल रखने वाला, मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। हर लम्हा वो रमेश की शफकत और हौसला को देखकर अपनी खुशियों को महसूस करती और ये सोचती कि इसकी ज़िंदगी वाकई खुशियों से भर गई है। अब व्यूअर्स, आप क्या सोचते हैं? क्या नरमैन ने दुरुस्त किया कि इसने अपनी चची को माफ़ कर दिया और इसे अपने घर में जगह दे दी, या इसे अपनी चची को अपने घर में दाखिल होने से रोक देना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।